एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने जो है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत डिस्कस किया था और उसमें हमने मेलिनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर और मार्शल मॉस, इन चारों का जो ये है मानव शास्त्री, इनका हमने सामाजिक विनिमय का सिद्धांत देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज होमान्स और पीटर एम ब्लाउ का जो सिद्धांत है सामाजिक विनिमय का, उसको देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाकर के एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी वीडियोज़ हैं चैनल पे वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर जाकर चेक करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी और विनिमय सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी कौन है? तो देखिए, इनके प्रणेताओं में B.F. स्किनर का नाम अग्रणी है। यानी जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं, सबसे पहला नाम किसका आता है? B.F. स्किनर का आता है। अर्थशास्त्री विनिमय सिद्धांत में जिन मान्यताओं को लेकर चलते हैं उन्हें प्रयोगात्मक रूप स्किनर और उनके मित्र जॉर्ज होमान्स ने दिया है। इसके अलावा व्यवहारवादी मनोविज्ञान का कहना है कि व्यवहार के किसी भी अध्ययन में उन प्रकल्पनाओं को छोड़ देना चाहिए जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। तो ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी का मानना है। और इसमें सबसे मुख्य कौन है? तो सबसे मुख्य B.F. स्किनर हैं और उसके बाद इनके जो फ्रेंड हैं जॉर्ज होमान्स। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मनोविज्ञान की व्यवहारवादी परंपरा का प्रतिनिधित्व होमान्स में मिलता है और अर्थशास्त्र की उपयोगितावादी रणनीति पीटर एम ब्लाउ में देखने को मिलती है। यानी अग्रणी कौन है? अग्रणी तो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी में B.F. स्किनर है, लेकिन यहाँ हमें B.F. स्किनर को नहीं पढ़ना है। ये हम जो है CDP वगैरह में पढ़ते हैं या जो साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ पे जो इनके फ्रेंड हैं जॉर्ज होमान्स और पीटर एम ब्लाउ, इन दोनों को हमको पढ़ना है। तो इसमें जो कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक की जो व्यवहारवादी परंपरा है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? जॉर्ज होमान्स करते हैं। और जो अर्थशास्त्र की उपयोगितावादी यानी जो जेम्स फ्रेजर ने सिद्धांत दिया था, उसका यहाँ पे कौन करता है प्रतिनिधित्व? तो पीटर एम ब्लाउ करते हैं। तो इन्हीं दोनों को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला, जॉर्ज होमान्स का विनिमय सिद्धांत। इनको विनिमय व्यवहारवादी कहा जाता है, अभी आपने देखा। तो आधुनिक सामाजिक विनिमय सिद्धांत दो समाजशास्त्रियों जॉर्ज कॉस्पर होमान्स और पीटर एम ब्लाउ से जुड़ा है। तो जो आधुनिक सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है वो किससे जुड़ा है? तो जॉर्ज होमान्स और पीटर एम ब्लाउ से जुड़ा है। आगे देखिए, द ह्यूमन ग्रुप 1950 में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। होमान्स की इसी में विनिमय सिद्धांत को रखा है। यानी ये जो पुस्तक है द ह्यूमन ग्रुप 1950 में आई थी, ये होमान्स की पुस्तक है और इसी में उन्होंने अपना विनिमय सिद्धांत रखा है। और इस रूपरेखा को अपनी पुस्तक सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स में विकसित किया है। तो इन्होंने इसमें रखा है, लेकिन विकसित किस में किया? सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, जो कि 1961 में आई थी। इतना आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। आगे देखते हैं, होमान्स के विनिमय सिद्धांत को बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रस्ताव साइकोलॉजिकल प्रोस्पोजिशन है। इन प्रस्तावों की प्रकृति निगमनात्मक यानी डिडक्टिव है। कहने का मतलब कि जो जॉर्ज होमान्स है, इनके विनिमय सिद्धांत का बुनियाद क्या है, आधार क्या है? तो वो है मनोवैज्ञानिक प्रस्ताव। और इन प्रस्तावों की प्रकृति कैसी है? निगमनात्मक है, यानी डिडक्टिव है, विशेष से सामान्य की ओर। डिडक्टिव में क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरल होता है। आगे देखिए, द ह्यूमन ग्रुप में सिद्धांत निर्माण में दो बातों पर जोर देते हैं। पहला, लोग क्या करते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। तो इन दोनों बातों पर जॉर्ज होमान्स जोर देते हैं कि लोग क्या करते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। तो इसीलिए इनको व्यवहारवादी कहा जाता है। हमें मूर्त दशाओं में देखना चाहिए। यानी ये जो दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कैसे देखना चाहिए? तो मूर्त दशाओं में। यानी हमको जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमें मतलब दिखाई देनी चाहिए सामने से, वो मूर्त होनी चाहिए, ना कि अमूर्त होनी चाहिए। मूर्त होने का मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं और उनका व्यवहार किस तरीके का है। ये जॉर्ज होमान्स का कहना है। आगे देखते हैं, सिद्धांत निर्माण की विद्या में होमान्स उच्चतर के आगमनवादी समाज वैज्ञानिक थे। यानी इनका जो सिद्धांत निर्माण का विधा था वो कैसा था? वो आगमनवादी यानी इंडक्टिव था।
इनका कहना था कि आनुभविक स्तर पर हमें प्रत्येक मूर्त घटना को जो हमारे सामाजिक संदर्भ से संबंधित है उसे गहराई से देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये किस पर जोर देते हैं, तो ये आनुभविक स्तर पर, मतलब इनका कहना है कि जो भी चीज़ें हम आनुभविक स्तर पर करते हैं वो मूर्त होनी चाहिए, जो भी घटनाओं का हम अनुभव करते हैं वो मूर्त होनी चाहिए। आगे देखिए, होमांस ने ह्यूमन ग्रुप पुस्तक में 3 प्रथम स्तरीय अमूर्तीकरण अभिनिश्चित किए हैं। यह अमूर्तीकरण वास्तविक घटनाओं से बना है, किसी भी समूह पर इसे लागू किया जा सकता है। तो इनका जो सिद्धांत है, तो इस पुस्तक में, ह्यूमन ग्रुप पुस्तक में, इन्होंने प्रथम स्तरीय अमूर्तीकरण अभिनिश्चित किया है, और जो यह अमूर्तीकरण है वो वास्तविक घटनाओं से बना है और इसे किसी भी समूह पर लागू किया जा सकता है। इस तरह एक सामाजिक समूह में 3 तत्व होते हैं। तो इन्होंने सामाजिक समूह में 3 तत्व बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है गतिविधियाँ, दूसरा इन्होंने बताया है अंतःक्रिया, और तीसरा इन्होंने बताया है मनोभाव। मनुष्य व्यवहार के 3 नियम, इसे इन्होंने क्या कहा है, तो इसे इन्होंने मनुष्य व्यवहार के 3 नियम भी कहा है, गतिविधि, अंतःक्रिया और मनोभाव। इस तरह के अमूर्तीकरण को होमांस ने व्यवहार का प्रारंभिक स्वरूप माना है। इन आगमनात्मक सामान्यीकरण को लेकर के इन्होंने विनिमय सिद्धांत के कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं। देखते हैं कौन से प्रस्ताव इन्होंने रखे हैं। तो पहला देखिए, इन्होंने बताया है सफलता संबंधी प्रस्ताव, दूसरा बताया है उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव, तीसरा है मूल्य संबंधी प्रस्ताव, चौथा है वंचना परिवर्तन संभाव प्रस्ताव, और पांचवा है आक्रामक अनुमोदन प्रस्ताव। तो इस तरीके से इन्होंने ये 5 प्रस्ताव रखे हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया अपने संपूर्ण रूप में विनिमय का एक स्वरूप है, ये होमांस का कहना है। ये अंतःक्रिया को महत्व देते हैं। इनका कहना है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो अपने संपूर्ण रूप में क्या है, विनिमय का एक स्वरूप ही है। सामाजिक व्यवहार गतिविधि का विनिमय है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक व्यवहार, ये सब कीवर्ड हैं इनके। सामाजिक व्यवहार गतिविधि का विनिमय है। यह विनिमय कम से कम 2 व्यक्तियों में होता है। कोई भी अंतःक्रिया होगी वो 2 व्यक्तियों में होती है। जब लाभ के लिए व्यक्ति बार बार विनिमय करते हैं तो हम इसे अंतर्वैयक्तिक संबंधों की तरह परिभाषित करते हैं। मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को ही विनिमय कहते हैं। तो इनको व्यवहारवादी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को ही विनिमय कहते हैं। आगे देखिए, होमांस के व्यवहारवादी मनोविज्ञान में विवेक संगत क्रियाएं अधिक रहती हैं। इसी कारण होमांस के विनिमय सिद्धांत में विवेक संगत व्यवहार को केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ है। विवेक संगत क्रियाएं, तो ये जॉर्ज होमांस का विनिमय का सिद्धांत था। अगला पॉइंट देखिए, लेवी स्ट्रॉस के संरचनात्मक विश्लेषण का विरोध किया है इन्होंने। जॉर्ज होमांस ने लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनात्मक विश्लेषण उन्होंने दिया था उसका इन्होंने विरोध किया है। उसके बाद अपना संशोधित रूप दिया है। उद्दीपन क्रिया, लाभ, दंड, मूल्य, लागत, प्रत्यक्ष बोध, अपेक्षा, ये सारी चीज़ें होमांस मनुष्य के व्यवहार विश्लेषण में इन अवधारणाओं को काम में लेते हैं। यानी इन्होंने लेवी स्ट्रॉस के जो संरचनात्मक विश्लेषण था उसका विरोध किया और उसके बाद संशोधन किया उसमें कुछ, फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने दिया, उद्दीपन क्रिया, लाभ, दंड, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इनके आधार पर होमांस ने प्रस्ताव रखे। ये प्रस्ताव निगमनात्मक है और होमांस ने इन्हें आनुभविक आगमनात्माओं द्वारा बनाया है। होमांस ने निगमनात्मक व्यवस्था का एक बृहद निर्माण किया और इसी को उन्होंने व्यवहारवादी विनिमय सिद्धांत दिया। विनिमय का मतलब व्यक्तियों व समूहों के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। तो ये जॉर्ज होमांस का विनिमय का सिद्धांत था। जो भी इनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप उन्हें जरूर नोट करिएगा। आगे हम देखते हैं पीटर ब्लाउ का विनिमय का सिद्धांत। तो एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ 1964, इस पुस्तक में इन्होंने विनिमय सिद्धांत की रूपरेखा रखी है। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पीटर ब्लाउ की पुस्तक है। अगला पॉइंट है, विनिमय के साथ शक्ति की अवधारणा बराबर जुड़ी रहती है। तो इनका क्या कहना है कि विनिमय के साथ शक्ति यानी पावर की अवधारणा बराबर जुड़ी रहती है। आगे है, सामाजिक संरचना को अपने सिद्धांत की अध्ययन सामग्री बनाया है। तो ये किसको अपने अध्ययन की सामग्री बनाते हैं? सामाजिक संरचना को। फिर सामाजिक संरचना की समस्या को सामाजिक विनिमय सिद्धांत में देखते हैं। तो कुल मिलाकर इनका मेन पॉइंट क्या है? सामाजिक संरचना को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक संरचना की समस्या को सामाजिक विनिमय सिद्धांत में देखते हैं। आगे है, सामाजिक संरचना की व्याख्या भी करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अस्वीकार करते हैं। ये जो मेलिनोव्स्की ने दिया था मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण, उसे ये अस्वीकार करते हैं। सभी विनिमय व्यवहारों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना लघुकरण मात्र है, यानी छोटा है। इनका कहना है कि जो भी विनिमय व्यवहार है उनको केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना रिडक्शन है, यानी
उसके महत्व को कम करना है। इस तथ्य को आगे देखते हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि छोटे समूहों में होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन बृहद समूहों व समाजों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो ब्लाउ का क्या मानना है कि जो छोटे समूहों में अंतःक्रिया होता है उसका अध्ययन बृहद समूहों व समाजों के अध्ययन में इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सैद्धांतिक रूपरेखा। तो इनके अनुसार देखिए, इसे सैद्धांतिक प्राकथन यानी थ्योरेटिकल, ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला है, तो हिंदी में ही देखते हैं। इसे सैद्धांतिक प्राकथन नाम दिया है इन्होंने। इसके अलावा आगे देखिए, विनिमय के एक ही फ्रेमवर्क द्वारा व्यक्ति संबंधी अंतःक्रियाओं और संरचनात्मक संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये ब्लाउ का मानना है कि विनिमय के द्वारा, एक ही फ्रेमवर्क के द्वारा व्यक्ति के संबंधी अंतःक्रियाओं और संरचनात्मक संबंधों दोनों का विश्लेषण किया जा सकता है। फिर अगला देखिए पॉइंट, सूक्ष्म और बृहद दोनों को जोड़कर देखने का काम विनिमय सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। यानी सूक्ष्म और बृहद दोनों को जोड़ करके देखने का काम विनिमय सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। फिर आगे है अगला पॉइंट, विनिमय की प्रक्रिया पर ये जोर देते हैं, केवल उन्हीं प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं जिनसे व्यक्ति को लाभ होता है। अगला पॉइंट देखिए, ब्लाउ विनिमय क्रिया की सभी अवधारणाओं को उद्दीपन, क्रिया, लागत, मूल्य, अपेक्षा आदि के प्रयोग में लेते हैं। फिर आगे है ये सेकेंड, ये ब्रश बार बार गायब हो जाता है। ब्लाउ के अनुसार सामाजिक जीवन एक बाजार की तरह है जिसमें विभिन्न कर्ता एक दूसरे से विनिमय करते हैं और कोई न कोई लाभ अवश्य चाहते हैं। तो इनका क्या मानना है कि जो सामाजिक जीवन है वो एक मार्केट की तरह है और इसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ विनिमय करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहते हैं। फिर देखिए आगे, ब्लाउ के विनिमय के नियम। तो इन्होंने विनिमय के कुछ नियम बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है विवेकपूर्ण नियम, यानी जो भी लोग विनिमय करते हैं वो विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं, मतलब अपना फायदा उसमें देखते हैं। दूसरा पारस्परिकता नियम, यानी एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं उसी तरीके से वो विनिमय करते हैं। पारस्परिकता यानी उनमें अंतःक्रिया होती है। तीसरा न्याय नियम, चौथा सीमांत उपयोगिता नियम और पांचवा असंतुलन नियम। तो ये 5 तरह के इन्होंने विनिमय के नियम बताए हैं। इसके अलावा जो विनिमय का सिद्धांत है इनका, तो इन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। पीटर ब्लाउ ने विनिमय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं को भी बताया है और उन्होंने जिन विशेषताओं को रखा है उसका आधार जो है उनका जो नौकरशाही का अनुभविक अध्ययन है ब्लाउ का, वो है। मतलब इन्होंने फील्ड में जा करके खुद नौकरशाही की गतिविधियों का अध्ययन किया था और इसी का जो इन्होंने अनुभविक अध्ययन किया था, इसी के आधार पर इन्होंने विनिमय सिद्धांत की इन विशेषताओं को रखा है। तो कुल मिलाकर के इनका जो विनिमय का सिद्धांत है वो वेबर के नौकरशाही से प्रभावित है और इसके अलावा ये डेहरेनडार्फ के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से भी मतलब प्रभावित थे और उससे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और इनके विनिमय सिद्धांत का केंद्रीय आधार क्या था, तो वो था सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना इनके विनिमय सिद्धांत का केंद्रीय आधार था और इनका मानना था कि जो सामाजिक संरचना है यही विनिमय संबंधों में सुदृढ़ होती है और सशक्त होती है। और इसके अलावा ये जो है ब्लाउ जो है ये उपयोगितावाद, मैलिनोवस्की के मनोविज्ञान, होमांस के व्यवहारवादी मनोविज्ञान, इन सब से मतलब बिल्कुल ही असहमत थे। और ये मतलब किससे प्रभावित थे या किसको ज़्यादा मानते थे, तो मार्शल मॉस और लेवी स्ट्रॉस का जो सिद्धांत है उससे ये थोड़ा थोड़ा सहमत थे। और ये जो तीनों सिद्धांत वेत्ता हैं यानी मार्शल मॉस, लेवी स्ट्रॉस और पीटर एम ब्लाउ, ये तीनों ही संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत वेत्ता हैं। ये तीनों ही, क्योंकि ये सामाजिक संरचना को ही महत्व देते हैं, तो ये तीनों ही संरचनात्मक सिद्धांत वेत्ता हैं और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है वो इसी आधार पर दिया है। कौन कौन है, लेवी स्ट्रॉस, मार्शल मॉस और ब्लाउ।
इसके अलावा जो पीटर ब्लाउम है, इन्होंने विनिमय सिद्धांत के कुछ लक्षण भी बताए थे, उसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो इन्होंने पहला जो लक्षण बताया था वो बताया था विनिमय और सामाजिक एकीकरण। दूसरा इन्होंने बताया था विनिमय और आस्था। विनिमय और आस्था। तीसरा इन्होंने बताया था सामाजिक विभाजीकरण। यानी डिफरेंशिएशन। चौथा इन्होंने बताया था सामूहिक मूल्य और पांचवा इन्होंने बताया था विनिमय और शक्ति। ये 5 लक्षण इन्होंने बताए थे सामाजिक विनिमय का। अगला जो सिद्धांत लास्ट बचा है उसे हम देखेंगे और शॉर्ट में ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। वो है माइकल हेशर। इनका जो विनिमय का सिद्धांत है उसको देखेंगे। तो इनका जो सिद्धांत है वो व्यक्ति पर केंद्रित है। इनका जो विनिमय का सिद्धांत है व्यक्ति पर केंद्रित है और इनका कहना है कि यह वह व्यक्ति ही होता है जो संपूर्ण विवेक द्वारा अपनी क्रियाओं से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। यानी वो अपने माइंड के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो इनका कहना है कि जो व्यक्ति होता है लाभ लेने के लिए उसके पास मतलब कई विकल्प होते हैं, कई ऑप्शन होते हैं और इन ऑप्शन में से उसके विवेक के अनुसार यानी उसकी क्षमता के अनुसार वो जो सोचता है, उसके तर्क के अनुसार जो विकल्प, जो ऑप्शन उसको ज़्यादा लाभ देता है उसी को वह अपना लेता है। तो यही इनका जो है विनिमय का सिद्धांत है। इनका क्या कहना है कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार ऑप्शन को चुनता है जिससे उसे ज़्यादा लाभ होता है, उसी के अनुसार वो विनिमय करता है। तो यही इनका जो है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है। और इन्होंने कुछ मतलब इनका जो विवेकी विकल्प सिद्धांत है, इसको विवेकी विकल्प सिद्धांत कहा जाता है। इनके सिद्धांत को, इनका जो विनिमय का सिद्धांत है वो विवेकी विकल्प सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके इन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं। वो लक्षण इन्होंने कौन से बताए हैं? तो पहला लक्षण इन्होंने बताया समूह की सुदृढ़ता। तो माइकल हेसर का कहना है कि जो यह सिद्धांत है विवेकी विकल्प सिद्धांत, ये समाज की सुदृढ़ता को बनाता है और उसे सशक्त करता है। और इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप सॉलिडेरिटी, इसी में इन्होंने इस चीज़ को रखा है। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप। वैसे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, जितने इम्पॉर्टेंट थे उसे हमने पहले ही देख लिया है, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए। ये इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने अपने इस सिद्धांत को रखा है। दूसरा जो इन्होंने लक्षण बताया था वो इन्होंने बताया था उद्गामी लक्षण। उद्गामी लक्षण क्या है? तो कुछ ऐसे मतलब सिद्धांत वेत्ता हैं जिनका तर्क है कि जो उच्च कोटि के सिद्धांत होते हैं वही सामाजिक संरचना में मतलब उद्गामी लक्षण होता है, लेकिन हेशर का मतलब ये जो तर्क है इसे ये अस्वीकार करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने उद्गामी लक्षण बताया है। इनका मानना ये मतलब ये व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है विवेकी विकल्प। विवेकी विकल्प आपको पता ही है कि व्यक्ति जो भी विनिमय करता है अपने विवेक के द्वारा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जहाँ उसे मिलता है वो वहीं पे जाकर के विनिमय करता है। और चौथा इन्होंने बताया था सामाजिक नियंत्रण। यानी जो व्यक्तियों पर समाज नियंत्रण लगाता है, तो इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताया है। तो ये माइकल हेसर का जो है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत था।
तो सामाजिक विनिमय से संबंधित जितने भी थिंकर थे सभी को हमने देखा है। आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री में आपको वीडियोज़ मिल रही हैं तो उसके बदले में आप इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।